हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आए हैं जो आपके काम के हैं। आप इनको नोट करें आप, ठीक है। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल हैं, बिना टाइम पास किए आप इन एग्जाम्पल्स को नोट करें मेरे बच्चे। बहुत सिंपल एग्जाम्पल हैं, जरूरत पड़ती है इनकी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इनको नोट भी कर लें मेरे साथ साथ, तभी काम होगा मेरे बच्चे। नोट कीजिए आप एग्जाम्पल। इफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम में nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का रिलेशन होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर, और ये एनर्जी हमने ली है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। Then using above expression shows that, हमको ये रिलेशन यूज करना है, ठीक है ना। पहला पूछा है आपने फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव एनर्जी ऑफ -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हाइड्रोजन एटम में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है? पहले ये पूछा है। दूसरा पूछा है, सेकंड पार्ट पूछा है मेरे बच्चे, स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल्स इंक्रीजेज एज एन इंक्रीज। क्या एन का मान बढ़ने पर स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल इंक्रीजेज, एनर्जी लेवल का स्पेसिंग बढ़ने पर, एन का मान बढ़ने पर क्या एनर्जी लेवल इंक्रीज होगी? एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये पूछा है उसने। स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल्स इंक्रीजेस एज एन इंक्रीजेस, स्पेसिंग बढ़ने पर उनकी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, ये क्वेश्चन है। नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। अब जरा चेक करो, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या गिवन है? -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका रिजल्ट नोट करें आप। पहला क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव एनर्जी ऑफ -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो चेक करते हैं, चलो। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय द रिलेशन -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? सो इन फर्स्ट ऑर्बिट n की जगह पर 1 लिख दो। n की जगह पर 1 लिखोगे तो पहली ऑर्बिट में एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की जगह पर 2 लिखो, चेक करो। 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड कर दो, तो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की जगह पर 3 लिखो, 3 का स्क्वायर करो 9 से डिवाइड कर दो, तो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। सेम इसी तरह से फोर्थ ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट में, एसेट्रा। तो इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी ऑर्बिट में -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? ये पूछा है क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव एनर्जी ऑफ -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी ऑर्बिट में -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं हो सकती। सो इट शोज दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव एनर्जी ऑफ -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी आ रही है? -13.6, सेकंड ऑर्बिट में -3.4, थर्ड ऑर्बिट में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ ऑर्बिट में -1.51 से और ज्यादा आएगी, माइनस में वैल्यू आएगी 0.85, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं हो सकती। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है मेरे बच्चे, देख लो। स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल्स इंक्रीजेस एज एन इंक्रीजेस। चेक करते हैं, देखो सेकंड पार्ट जरा देखिएगा। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्राउंड स्टेट पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड ऑर्बिट में -3.4। दोनों एनर्जी लेवल का अंतर, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, ये वैल्यू आ रही है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस कितना है? थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है और सेकंड ऑर्बिट की कितनी है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, कितनी आ रही है।
तो ये एनर्जी का डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज नहीं हो रहा मेरे बच्चे। ये सेकंड और फर्स्ट की एनर्जी का डिफरेंस, थर्ड और सेकंड की एनर्जी का डिफरेंस, फोर्थ और थर्ड की एनर्जी का डिफरेंस बजाय बढ़ने के घट रहा है। सो इट शोज दैट एनर्जी गैप डिक्रीज एज एन इंक्रीज। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि क्या एनर्जी गैप एन का मान बढ़ने पर बढ़ेगा? स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल इंक्रीज एज एन इंक्रीज। गलत कह रहा है, इंक्रीज नहीं होगा। एन का मान बढ़ने पर एडजेसेंट टू एनर्जी लेवल का एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज नहीं होगा मेरे बच्चे, डिक्रीज होगा। क्योंकि सेकंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस 10.2 है, थर्ड और सेकंड की एनर्जी का डिफरेंस 1.81 है, फोर्थ और थर्ड की एनर्जी का डिफरेंस 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एन का मान बढ़ने पर एडजेसेंट टू एनर्जी लेवल का एनर्जी डिफरेंस बजाय बढ़ने के घटेगा, डिक्रीज होगा, इसलिए रिजल्ट लिख दिया है। सो इट शोज दैट एनर्जी गैप डिक्रीजेस एज एन इंक्रीजेस। ये बात क्लियर है मेरे बच्चे? जरा गौर से देखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट करिए आप। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द थ्री वेवलेंथ λ1, λ2 एंड λ3 फ्रॉम द एनर्जी लेवल डायग्राम शोज इन द गिवन फिगर। फिगर दिया हुआ है ये, इसमें आपको रिलेशन निकालना है मेरे बच्चे वेवलेंथ λ1, λ2 और λ3 में। जरा फिगर बना लो। ये क्वेश्चन बच्चों कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। ये कोई एनर्जी लेवल जिसकी एनर्जी में E1 माने देता हूं, ये एनर्जी लेवल की एनर्जी मैंने E2 लिख दी है, इस एनर्जी लेवल की एनर्जी मैंने E3 लिख दी है। ट्रांजिशन देखो E3 से E2 में है, तब उस केस में रेडिएशन की वेवलेंथ λ1 है, और जब ट्रांजिशन E2 से E1 में है तब रेडिएशन की वेवलेंथ λ2 है। और अगर एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से E3 से E1 में है तब निकलने वाले रेडिएशन की वेवलेंथ λ3 है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है λ1, λ2 और λ3 में रिलेशन क्या होगा? तो एक काम करो, देखो यहां पर जब एटम में इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल E3 से E2 में जंप करता है तो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा? यहां से यहां तक एनर्जी डिफरेंस, इस एनर्जी डिफरेंस को ये एनर्जी डिफरेंस प्लस ये एनर्जी डिफरेंस बराबर होगा ये इस एनर्जी डिफरेंस की। ये बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। यहां का एनर्जी डिफरेंस प्लस ये एनर्जी डिफरेंस, इन दोनों को ऐड कर दूं तो इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा कि नहीं होगा? मतलब λ3 वाले रेडिएशन के लिए एनर्जी डिफरेंस कितना है? E3 माइनस E1 इक्वल टू होगा E3 माइनस E2 प्लस E2 माइनस E1। मैंने इसको ऐसे लिख दिया है डेल्टा E3। डेल्टा E3 एनर्जी डिफरेंस E3 से E1 के लिए है, इक्वल टू डेल्टा E1 λ1 वाले के लिए है डेल्टा E1, λ2 वाले के लिए है एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E2। एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E3 को लिख सकता हूं मैं h-3 इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं h-1 प्लस इसको लिख सकते हैं हम h-2। यहां से h से h कैंसिल, क्लियर? तो रिलेशन आ गया ये फ्रीक्वेंसी ν3 इक्वल टू ν1 प्लस ν2, ν3 इक्वल टू ν1 प्लस ν2, क्लियर? ν3 को लिख सकता हूं मैं फ्रीक्वेंसी c इक्वल टू ν इंटू λ वाले रिलेशन से। इस ν3 की जगह पर लिख सकता हूं ν इक्वल टू c अपॉन λ। ν3 की जगह पर लिख सकते हैं c अपॉन λ3 इक्वल टू ν1 की जगह पर c अपॉन λ1, ν2 की जगह पर c अपॉन λ2, क्लियर? यहां से c कैंसिल, तो रिलेशन आ गया 1 अपॉन λ3 इक्वल टू 1 upon λ1 plus 1 upon λ2. This is the relation between λ1, λ2 and λ3. क्लियर? नोट करिए आप इसे, नोट कर लिया मेरे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो।
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को नोट करें। देखो, इन ए हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस, देन आंसर द फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें 9 पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन में, इन 9 पार्ट्स का आंसर देना है आपको। इन ए हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस, देन आंसर द फॉलोइंग पार्ट्स। पहला पार्ट कह रहा है मेरे बच्चे, व्हाट आर स्टेशनरी ऑर्बिट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट आर स्टेशनरी ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा पूछा है, विच टू फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कौन सी 2 फिजिकल क्वांटिटी एटम में इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स को डिसाइड करती है, ठीक है ना। नोट करते जाइए साथ साथ। हाइड्रोजन एटम में कुछ मैंने पार्ट्स दिए हैं, उनके आंसर्स देने हैं आपको। इन ए हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस, देन आंसर द फॉलोइंग पार्ट्स। व्हाट आर स्टेशनरी ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा पार्ट कह रहा है, विच टू फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट कर लिया, नोट करो जल्दी से। थर्ड पार्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रॉन बिकम्स स्टेशनरी। इलेक्ट्रॉन अगर स्टेशनरी में स्टॉप हो जाए, चलना बंद हो जाए, तो व्हाट हैपेन व्हेन इलेक्ट्रॉन बिकम्स स्टेशनरी, तो क्या होगा। फोर्थ पार्ट नोट करो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी का क्या सिग्निफिकेंस है। फिफ्थ पार्ट नोट करो, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट बिकम्स फ्री फ्रॉम न्यूक्लियर पुल। व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी, कब, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर पुल से क्या हो जाए, फ्री, न्यूक्लियस का उस पर फोर्स लगना बंद हो जाए, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी। सिक्स्थ पार्ट नोट करो, इन विच ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है मिनिमम एंड मैक्सिमम टोटल एनर्जी। किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम होगी और किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। सेवेंथ पार्ट नोट करिए, वाई इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज मेनली 9 लाइन while it has only 1 electron. Why in hydrogen spectrum has many lines? लाइंस बहुत ज्यादा है उसमें। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में लाइन स्पेक्ट्रम जो मिलता है, उसमें स्पेक्ट्रम में कई लाइन मिलती हैं हमको, जबकि हाइड्रोजन एटम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसा क्यों, ठीक है ना। एर्थ पॉइंट देखो, इफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट reaches in a third excited state, then give maximum and minimum number of photons it can emit. अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है फोर्थ ऑर्बिट में जाए, तो उससे पूछा है उसने, गिवन मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स इट कैन इमिट, ज्यादा से ज्यादा कितने और कम से कम कितने फोटोन इमिट करेगा ये, ठीक है। 9th पॉइंट नोट करो, नेम द ऑर्बिट इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक। लास्ट पार्ट नोट करो, 10th वाला, हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड ऑलमोस्ट काफी सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे इससे। गिव द टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स बैक फ्रॉम n = 5 ऑर्बिट। जब एटम में इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट से नीचे जंप करे,
ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वेवलेंथ इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स बैक फ्रॉम n इक्वल टू 5 ऑर्बिट, n इक्वल टू 5 ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब नीचे आता है तो नंबर ऑफ इमिटेड वेव लाइंस पूछ रहा है, वो नंबर ऑफ वेवलेंथ पूछ रहा है इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन कम बैक फ्रॉम n इक्वल टू 5th ऑर्बिट। मेरे ख्याल से क्वेश्चन के सारे पार्ट नोट कर लिए होंगे। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करे तो पहला पार्ट पूछा है उसने, व्हाट आर स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन आंसर देखिएगा और नोट करिए क्या है पहला पार्ट, फिर से देख लो। व्हाट आर स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट आर स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मेरे ख्याल से बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट है। एटम में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटा h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखें, दोज ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंड इन दीज ऑर्बिट्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। स्टेशनरी ऑर्बिट्स उनको कहते हैं मेरे बच्चे जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी। जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है फॉर एवर उसी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता रहेगा, और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटा h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। उन ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है मेरे बच्चे। पहला पार्ट समझ में आ गया। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है मेरे बच्चे, विच टू फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड द ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सी एटम में कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटी, विच टू फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम में इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट डिसाइड करती है कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटी। नोट करिएगा मेरी बात को, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन mvr equal to n into h/2π and the total energy of electron in nth orbit minus rch/n square decide the orbit of an electron। एक तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटा h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए और nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी -rch/n स्क्वायर होनी चाहिए। ये दो फिजिकल क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटा और इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी एटम में इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट को डिसाइड करती है कि एटम में इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। क्लियर, ये बात क्लियर है। थर्ड पार्ट नोट करिएगा, थर्ड पार्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रॉन बिकम्स स्टेशनरी। क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हो जाए, मतलब रिवॉल्व करना बंद कर दे। तो रिवॉल्व करना जब इलेक्ट्रॉन बंद कर देगा, सोचो आप, तो न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन कहां पर गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आंसर देखो थर्ड पार्ट, जब एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना बंद कर दे तो क्या होगा, उसका आंसर लिखिए आप। व्हेन द इलेक्ट्रॉन बिकम्स स्टेशनरी मींस रुक जाए, चलना बंद कर दे, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of nucleus will attract the electron into the nucleus itself। क्लियर है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना बंद कर देगा तो न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, न्यूक्लियर पुल जिसको बोलते हैं आप, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपने अंदर खींच लेगा और एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा। ठीक है ना। फोर्थ पार्ट क्या पूछा है राजा बेटा, फोर्थ पार्ट पूछा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी नेगेटिव का सेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। नेगेटिव टोटल एनर्जी का मतलब होता है मेरे बच्चे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड है। यही बात लिखी है मैंने, देखो, नेगेटिव टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन shows that electron is bounded with nucleus with some
अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर है? फिफ्थ पार्ट देखिएगा मेरे बच्चे। फिफ्थ पार्ट क्या पूछा है उसने? व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट बिकम्स फ्री फ्रॉम न्यूक्लियर पुल। न्यूक्लियर पुल से फ्री हो जाए इलेक्ट्रॉन, मींस उस पर न्यूक्लियस का फोर्स लगना बंद हो जाए, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होगी? न्यूक्लियर पुल जब बंद हो जाएगा तो इसका मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा? आयोनाइजेशन स्टेट में, मींस इन्फिनिटी नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सी में जाएगा? इन्फिनिटी ऑर्बिट में। वहां पर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जीरो होगी। फिफ्थ पॉइंट देखो, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। जब फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन होगा तब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स नहीं होगा, तो उस ऑर्बिट का नंबर होगा इन्फिनिटी। आयोनाइजेशन स्टेट, तो आयोनाइजेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी जीरो होगी। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर पुल से फ्री होगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? जीरो। क्लियर? सिक्स्थ पॉइंट देखिएगा मेरे बच्चे। सिक्स्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? देखिएगा सिक्स्थ पॉइंट, इन विच ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन हैज मिनिमम एंड मैक्सिमम टोटल एनर्जी। इन विच ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन हैज मिनिमम, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम होगी और किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होगी? सबसे कम एनर्जी होती है बेटे ग्राउंड स्टेट पर, और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है जब इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में हो, मींस आयोनाइजेशन स्टेट में। सिक्स्थ पॉइंट देखिएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम इन इनर मोस्ट ऑर्बिट, का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहली ऑर्बिट में होती है एनर्जी सबसे कम, एंड मैक्सिमम इन फ्री स्टेट। जब आयोनाइजेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन होगा तब उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। इन्फिनिटी ऑर्बिट का मतलब आयोनाइजेशन स्टेट, तो उस केस में एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा कितनी? जीरो होगी, वेयर इट हैज जीरो टोटल एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है टोटल एनर्जी जीरो, और मिनिमम होती है पहली ऑर्बिट में कितनी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? सेवेंथ पार्ट क्या कह रहा है देखिएगा। सेवेंथ पार्ट देखो, वाई इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज मेनी लाइंस। वाई इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज मेनी लाइंस, उसमें ज्यादा लाइनें क्यों मिलती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, जबकि हाइड्रोजन एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, while it has only one electron। हाइड्रोजन एटम में स्पेक्ट्रल लाइन ज्यादा होती है, जबकि हाइड्रोजन एटम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। आंसर नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप नोट करिए इसे। सेवेंथ पार्ट, इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो हायर एनर्जी लेवल से जंप करके वो किसी भी लोअर एनर्जी में जंप कर सकता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कई मिलती हैं। ठीक है ना, ये बात नोट कर लो आप। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड ऑफ एनी हायर एनर्जी ऑर्बिट व्हेन कम बैक टू एनी इनर लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स, देन अकॉर्डिंग टू difference of total energy of these orbits, so it emits many lines of corresponding wavelength in its spectrum। इसी वजह से उसमें स्पेक्ट्रल लाइन कई मिलती हैं, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल से किसी भी लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर सकता है। ठीक है ना, तो उसकी वजह से उसमें स्पेक्ट्रल लाइन कितनी भी मिल सकती है। एर्थ पॉइंट चेक करो बच्चों, क्या है एर्थ पॉइंट चेक करिए, सिंपल है। इफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट रीचेज इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, अगर एटम में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां पर पहुंच जाए? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एक्साइटेड, ग्राउंड स्टेट तो पहली ऑर्बिट होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड ऑर्बिट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट फोर्थ ऑर्बिट हो गई। If the electron from ground state reaches in third excited state, then give maximum and minimum number of photons it can emit। जब एटम में इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब फोर्थ ऑर्बिट में होगा, चेक कर लो। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मींस n = 4। एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा? फोर्थ ऑर्बिट में। So transition of electron can be 4 fourth orbit से थर्ड पर,
थर्ड से सेकंड पर, सेकंड से फर्स्ट पर, तो 3 ट्रांजिशन हुए यहां पर। फोर्थ से थर्ड पर आ जाए इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड से सेकंड पर आ सकता है और सेकंड से फर्स्ट पर। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इज 3 एंड मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स इज 1 when it goes directly from fourth orbit to 1 orbit। क्या कहना चाह रहा है देखिएगा, ये तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, दिस इज द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन जो निकाल सकता है ये फोर्थ से थर्ड पर आ सकता है एक स्पेक्ट्रल लाइन, थर्ड से सेकंड पर आ सकता है 2 स्पेक्ट्रल लाइन, सेकंड से फर्स्ट पर आ सकता है। तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन जो फोटोन इमिट करता है ये 3, ठीक है ना। और मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होंगी, कम से कम कितनी हो सकती है, तो डायरेक्ट वो फोर्थ से फर्स्ट पर जंप करे तो मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन तो 1 होंगी और मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन इसकी 3 होंगी। फोर्थ से थर्ड पर आए या थर्ड से सेकंड पर आए या थर्ड से सेकंड से फर्स्ट पर आई तो 3 तो होंगी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लिमिटेड लाइन, और एक होगी, कम से कम एक होगी डायरेक्ट फोर्थ से फर्स्ट पर जंप करे तो केवल एक लाइट फोटोन इमिट करेगा कि केवल एक स्पेक्ट्रल लाइन होगी। तो मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन 1 और मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो सकती है, 3। क्लियर, ये बात क्लियर है या नहीं है। और पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इमिशन स्पेक्ट्रम निकालते बच्चों इसमें, तो फॉर्मूला लगता है n(n-1)/2। फिर से समझ लो, क्योंकि जब एटम में इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में होगा इसका मतलब फोर्थ ऑर्बिट में होगा। सो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन 3 पॉसिबल हैं। फोर्थ से थर्ड पर एक ट्रांजिशन हो गया, थर्ड से सेकंड पर, फिर सेकंड से फर्स्ट पर, तो मैक्सिमम ट्रांजिशन इसके 3 होंगे। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इज 3 एंड मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन इज ओनली 1 व्हेन इलेक्ट्रॉन goes directly from fourth orbit to first orbit। क्लियर। 9th पार्ट क्या कह रहा है मेरे बच्चे, देखो जरा ध्यान से। नेम द ऑर्बिट इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी मेरे बच्चे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, इसके लिए रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट 13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं। अब वो ये पूछ रहा है किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 3.4 होगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो 3.4 और नंबर ऑफ ऑर्बिट पूछ रहा है अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n² इक्वल टू क्या होगा 13.6 अपॉन 3.4 इक्वल टू, इससे डिवाइड करोगे तो 4 बार डिवाइड होगा। तो इसका मतलब डेफिनेट जब एटम में इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में होगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी मेरे बच्चे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। क्लियर है, चेक कर लो, यही रिजल्ट लिखा है मैंने, देखो 9th पार्ट का। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय द रिलेशन 13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक कर लिया। हियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3.4 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी कितनी दिया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पूछा है ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कौन से ऑर्बिट में है। सो वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2। भाई इसकी जगह पर 3.4 लिख लो तो n की वैल्यू निकाल लो, तो n² बराबर 4 निकलेगा, तो n की वैल्यू 2 आई। क्लियर। क्वेश्चन में 10th पार्ट देखिए या क्या पूछा है मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गिव द टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ इमिटेड, give the total number of wavelength emitted when electron comes back from n equal to 5 orbit। n से n equal to 5 ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन पूछी है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एटम का स्पेक्ट्रम जो होता है कौन सा होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। और इमिशन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला मैंने बताया था n(n-1)/2। यही लिखा है रिजल्ट, देखो 10th पार्ट। टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम इमिटेड इज गिवन बाय n(n-1)/2। n की वैल्यू 5 है, n-1 5 - 1/2
नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी 10। नोट कर लिया? नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और नोट करिए मेरे बच्चे, सिंपल सा है, बहुत बढ़िया सा है, बार बार एक ही रिलेशन बता रहा हूं। इफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब ये आयोनाइजेशन एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की। देन फाइंड रेडियस एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम। देन फाइंड रेडियस एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम। उस एटम में इलेक्ट्रॉन की स्पीड और उस ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। नोट कर लिया? नोट कर लो मेरे बच्चे। और ये रिजल्ट्स ऑफ बोर्स थ्योरी मैंने लिखे थे, डायरेक्ट रिजल्ट बोर्स थ्योरी के पूछा है उसने। रिजल्ट देखिएगा क्वेश्चन का। एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन 13 पॉइंट कितना वैल्यू है इसकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट से एटम में इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहां पर आयोनाइजेशन स्टेट में पहुंचाने के लिए गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इसका मतलब कहां पर है, पहली ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, कौन सी ऑर्बिट में है, पहली ऑर्बिट में है। तो क्वेश्चन में पूछा है उसने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। एटम में हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज कराने के लिए, इसका मतलब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर ग्राउंड स्टेट पर बैठा है, तभी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन है जिससे हाइड्रोजन एटम क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए, तो उसके लिए एनर्जी इतनी है। इसका मतलब डेफिनेट उस हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर बैठा हुआ है, फर्स्ट ऑर्बिट में बैठा है। तो ये पूछा है उसने, देन फाइंड रेडियस एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम। तो उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन जहां है उस जगह पर उस ऑर्बिट की एनर्जी पूछी, उस ऑर्बिट की रेडियस पूछी है उसने, और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड पूछी है। नहीं समझे भाई? हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन स्टेट में पहुंचाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका मतलब ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। इसका मतलब टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट पर कितनी होगी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर बैठा हुआ है, फर्स्ट ऑर्बिट में है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्बिट में डायरेक्ट ना पूछ करके उसने क्वेश्चन में पहली ऑर्बिट की रेडियस पूछी है और पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड पूछी है। क्लियर है? तो पहली ऑर्बिट में रेडियस के लिए रिलेशन, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, पहली ऑर्बिट nth ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट की रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है 0.528 n² एंगस्ट्रॉम। n की वैल्यू 1 लिखो और z हाइड्रोजन एटम के लिए 1 लिखो, हाइड्रोजन एटम के लिए z1 और पहली ऑर्बिट के लिए n1। तो पहली ऑर्बिट की रेडियस ये आ गई, ये रिजल्ट है आपका। और nth ऑर्बिट में स्पीड कितनी होती है मेरे बच्चे, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम 2.18 10⁶ z/n मीटर पर सेकंड। तो हाइड्रोजन एटम के लिए z1 लिख दो और पहली ऑर्बिट में स्पीड निकालनी है, तो n की जगह पर 1, तो पहली ऑर्बिट में स्पीड निकाल आई। क्लियर है? नोट कर लो रिजल्ट ये वाला। पहले तो क्वेश्चन नोट कर लिया, ये क्वेश्चन नोट कर लिया, फिर से समझ लो। इफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम से सेपरेट करने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये पूछा है उस हाइड्रोजन एटम में जिसमें से इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए इतनी एनर्जी दी है। तो जहां पर भी वो इलेक्ट्रॉन होगा वहां से उस इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने का मतलब आयोनाइजेशन स्टेट में भेजने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है। तो जिस जगह पर वो इलेक्ट्रॉन है उस एटम में, उस ऑर्बिट की रेडियस पूछी है
और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जहां रिवॉल्व कर रहा है, जहां से इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन स्टेट में भेजने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है आपको, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है और उस ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब ये एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी है। सो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली ग्राउंड स्टेट पर 13.6 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, इसका मतलब, ठीक है ना। और ये एनर्जी मेरे ख्याल से ग्राउंड स्टेट मींस पहली ऑर्बिट पे है, विच मींस इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहली ऑर्बिट की अब हमको क्या निकालनी है, रेडियस, और पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस और फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, ये नहीं पूछा उसने ये पूछा है कि जिस हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जहां भी जिस ऑर्बिट में बैठा हुआ है, उस ऑर्बिट से उस इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन स्टेट में पहुंचाने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है। तो जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन स्टेट में पहुंचाने के लिए इतनी एनर्जी देनी ही है, तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है और उस ऑर्बिट की रेडियस क्या है, ये पूछी है उसने क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन से हमको ये बात पता चली कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो इसका मतलब ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होगी। और हाइड्रोजन एटम है, कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम, और ये एनर्जी हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट पर होती है, मींस पहली ऑर्बिट में होती है एनर्जी, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है आपको और फर्स्ट ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए रिलेशन है 0.528 n² एंगस्ट्रॉम। रिजल्ट्स ऑफ बोर्स थ्योरी बताई थी मैंने, ये ध्यान हो तो बताई थी ना मेरे बच्चे, 0.528 n² एंगस्ट्रॉम। अब हाइड्रोजन एटम के लिए Z = 1, फर्स्ट ऑर्बिट n = 1, तो पहली ऑर्बिट की रेडियस निकल आई भाई। इस जगह पर Z की जगह पर 1 लिख दो, और हाइड्रोजन एटम की पहली ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो n की जगह पर 1 लिख दो। तो पहली ऑर्बिट की रेडियस आ जाएगी 0.528, यहां पर 1 और यहां पर 1, 0.528 एंगस्ट्रॉम, ठीक। फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड के लिए रिलेशन होता है Vn = 2.18 × 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकंड। हाइड्रोजन एटम तो Z = 1, पहली ऑर्बिट n = 1, तो यहां पर Z की जगह पर 1 लिखो और n की जगह पर 1 लिखो, तो पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकल आई। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन नोट कीजिए, सिंपल है ये क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल आपने पढ़ाई है, बोहर्स मॉडल पढ़ाई है, एटॉमिक मॉडल। ये चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में भी था, आपने वहां भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है रदरफोर्ड मॉडल और बोहर्स मॉडल में। क्वेश्चन नोट कर लिया। मैं जहां तक समझता हूं रदरफोर्ड मॉडल और बोहर्स मॉडल पढ़ाई है अगर आपने, तो जरा डिफरेंस देखिएगा ध्यान से। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस in different orbits and orbiting electron has some acceleration। जब इलेक्ट्रॉन एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, ठीक है ना, डिफरेंट रेडियस की ऑर्बिट्स में, तो जहां पर ऑर्बिटल मोशन कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो उसमें से एनर्जी रेडिएट होगी, ये रदरफोर्ड बोलता है। So it will radiates energy in the form of electromagnetic wave। ये क्या बेटा, वेव थ्योरी है मेरे बच्चे मैक्सवेल की, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड हो, एक्सेलरेशन उसमें हो, तो उस चार्ज पार्टिकल में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट होती है। ये मैक्सवेल की वेव थ्योरी है। तो रदरफोर्ड ये बोलते हैं कि जब एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट रेडियस की ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, तो रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन होगा, और उसमें एक्सेलरेशन होने के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है,
और उसमें एक्सीलरेशन है, तो उसमें से मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग उसमें से क्या निकलने चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड इट विल फॉलो ए स्पाइरल पाथ एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस विद इन 10⁻⁸ सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम कैसा हुआ, अनस्टेबल हुआ। एटम में इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट रेडियस की ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, तो उसमें एक्सीलरेशन होगा और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल निकालता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जब रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगा, तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, तो उसकी ऑर्बिट छोटी होती जाएंगी और स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए एटम में इलेक्ट्रॉन विद इन 10⁻⁸ सेकेंड न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम क्या हो जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सके। बट अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल क्या कहता है, बट अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन अ डेफिनेट ऑर्बिट्स where angular momentum of electron is an integral multiple of h/2π, so electron can revolve in their orbits without radiating any energy। बोहर ये कहता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटा h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो, और वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा बिना किसी एनर्जी के रेडिएट करने के बजाय। मतलब एटम में अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी। जिन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो फॉर एवर बिना एनर्जी रेडिएट किए उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता रहेगा। ये बोहर्स थ्योरी है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल है। नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया है तो नोट करें इस पॉइंट को, इस टॉपिक को। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स and orbiting electron has some acceleration, so it will radiate energy in the form of electromagnetic wave, and it will follow a spiral path and finally fall into the nucleus within 10⁻⁸ second. But according to Bohr's model, electron can revolve only in a definite orbits where angular momentum of an electron is an integral multiple of h/2π. So electron can revolve in their orbits without radiating any energy. नोट कर लिया होगा, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं बच्चों। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रदरफोर्ड और बोहर्स मॉडल का कंपैरिजन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यार नोट कीजिए, पहले क्वेश्चन नोट कर लो। Choose the correct alternative from clues given at end of each statement. Statement note कीजिए। Choose the correct alternative from clues given at the end of the each statement. हर एक स्टेटमेंट के बाद अल्टरनेट दिए हैं मैंने दो, तो उसमें से करेक्ट अल्टरनेट आपको सेलेक्ट करना है। हर एक स्टेटमेंट के बाद में दो क्लू दिए हैं मैंने क्वेश्चन में। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, क्वेश्चन समझ लो पहले। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम क्लूज गिवन एट एंड ऑफ द ईच स्टेटमेंट। हर एक स्टेटमेंट के बाद मैंने क्लूज दिए हैं दो, उन दो क्लूज में से एक क्लूज को आपको सेलेक्ट करना है, करेक्ट अल्टरनेटिव करेक्ट क्लूज सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट के जस्ट बाद में क्लू दिए हैं दो। देखो पहला स्टेटमेंट चेक करिए। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन्स मॉडल इज, और यहां पर गैप दिया है, द एटॉमिक साइज इन रदरफोर्ड मॉडल, और क्लू दिए हैं दो, मच ग्रेटर देन
और दूसरा दिया है नो डिफरेंस फ्रॉम, ठीक है ना, और थर्ड क्लू दिया है मच लेस देन। इन 3 क्लू दिए हैं इसमें, इस स्टेटमेंट के लास्ट में 3 क्लू दिए हैं। पहला क्लू दिया है मच ग्रेटर देन, दूसरा दिया नो डिफरेंस और तीसरा दिया है मच लेस देन। क्या ये कह रहा है द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन मॉडल, द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन मॉडल्स इज, यहां पर गैप दिया है मच ग्रेटर देन आएगा या तो यहां पर, या नो डिफरेंस आएगा, या फिर मच लेस देन द एटॉमिक साइज ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन मॉडल में क्या बेटा, एटॉमिक साइज में ज्यादा अंतर होगा, मच ग्रेटर देन डिफरेंस है, या फिर कोई डिफरेंस नहीं है, या मच लेस देन। भाई थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल दोनों सेम थे बच्चों, एटॉमिक साइज में कोई डिफरेंस नहीं बताया। रदरफोर्ड और थॉमसन मॉडल दोनों ने ये कहा कि एटम का साइज सेम है। द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन मॉडल, और गैप दिया है इसमें द एटॉमिक साइज ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, मतलब थॉमसन मॉडल में एटम का साइज और रदरफोर्ड मॉडल में एटम के साइज में क्या डिफरेंस है। पहला ऑप्शन बोला है मच ग्रेटर देन, दूसरा ऑप्शन दिया है नो डिफरेंस और तीसरा दिया है मच लेस देन। मेरे ख्याल से थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल दोनों ही मॉडल में एटम के साइज में कोई अंतर नहीं होता। रदरफोर्ड ने और थॉमसन ने दोनों ने कहा कि एटॉमिक साइज सेम है, ठीक है ना। थॉमसन ने क्या कहा था कि एटम पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और वो एक तरह से जो पॉजिटिव चार्ज है ना तरबूज की तरह है, जिसमें प्लस और माइनस का चार्ज इक्वल और अपोजिट है। ऐसे ही रदरफोर्ड ने भी कहा था कि एटम पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो साइज में कोई डिफरेंस नहीं बताया दोनों ने, दोनों के अकॉर्डिंग, दोनों की थ्योरी के अकॉर्डिंग दोनों, मतलब एटॉमिक साइज में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इसलिए इस क्वेश्चन में, इस स्टेटमेंट में क्लू क्या है बेटा, नो डिफरेंस फ्रॉम एटॉमिक साइज ऑफ रदरफोर्ड मॉडल एंड थॉमसन मॉडल। क्लियर है। दूसरा स्टेटमेंट चेक करो बच्चों, सेकंड स्टेटमेंट चेक करो। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, गैप दिया है बीच में देखो, ध्यान दो, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ, गैप दिया है, इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हाइल इन, फिर गैप दिया है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंस इन नेट फोर्स, और क्लू दिया है पहला थॉमसन मॉडल, दूसरा क्लू दिया है रदरफोर्ड मॉडल। इन द ग्राउंड स्टेट, ध्यान देना मेरी बात पर, इन द ग्राउंड स्टेट का मतलब लोअर एनर्जी लेवल। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ थॉमसन मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही बात बोला। थॉमसन ने तो यह कहा था कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, थॉमसन ने तो यह कहा था कि एटम का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एटम के अंदर क्या है, तरबूज की तरह, जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज के अंदर, जैसे तरबूज के अंदर बीज जो होते हैं उसके गुस्से रहते हैं उसके अंदर, सेम उसी तरह से एटम में इलेक्ट्रॉन, जैसे तरबूज का जो रेड वाला पार्ट होता है उसमें क्या बीज घुसे धसे रहते हैं, तो रेड वाले पोर्शन को तो उसने कहा कि पूरा न्यूक्लियस उसका एटम है, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तरबूज की तरह, जैसे तरबूज में बीज घुसे हुए होते हैं, धसे रहते हैं, ऐसे ही एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, रेस्ट पर होते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं। ये तो थॉमसन ने कहा था। किसने कहा था? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ थॉमसन मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं, while in Rutherford model, while in Rutherford models electrons always experience in net force।
रदरफोर्ड ने यह कहा था कि एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर एक नेट फोर्स लगता है। ये रदरफोर्ड ने कहा था और थॉमसन ने कहा था कि एटम में इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होते हैं, इक्विलिब्रियम में होंगे। स्टेशनरी का मतलब वो मूव नहीं करते। तरबूज के अंदर जैसे बीज तरबूज के अंदर गुथे रहते हैं, उसके अंदर ऐसे ही एटम में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर रेस्ट पर रहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहते हैं। स्टेटमेंट लिखिए और समझिए इस बात को। सेकंड स्टेटमेंट नोट कर लो। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ थॉमसन मॉडल, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ थॉमसन मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। थॉमसन मॉडल तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब तरबूज के अंदर जैसे बीज घुसे रहते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रेस्ट पर होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं। व्हाइल इन रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एक्सपीरियंस इन नेट फोर्स। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स लगता है जिससे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते समय एनर्जी लॉस करता रहता है। क्लियर हो गया स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट नोट करो बच्चों, बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट है थर्ड वाला, ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सा पार्ट है। एक क्लासिकल एटम based on is doomed to collapse according to थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। क्लूज दो दिए हैं, थॉमसन और रदरफोर्ड। आंसर आएगा आपका क्या बेटा? क्लू आएगा रदरफोर्ड मॉडल। एक क्लासिकल एटम, ध्यान दीजिए, आजकल जो एटम, क्लासिकल एटम का मतलब क्या बेटा? मॉडिफाइड फॉर्म। क्लासिकल, the classical atom based on is doomed to collapse according to Rutherford। रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम कैसा है? कोलैप्स हो जाएगा, मींस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। थॉमसन ने तो कहा था क्या कि एटम का प्लस और माइनस चार्ज इक्वल और अपोजिट है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे तरबूज के अंदर बीज गुथे रहते हैं ऐसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन गुथे रहते हैं और एटम स्टेबल है। जबकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड की क्लासिकल थ्योरी क्या थी? रदरफोर्ड की क्लासिकल थ्योरी ये थी मेरे बच्चे, ए क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन रदरफोर्ड इज डोम्ड टू कोलैप्स। क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस होती रहती है और समाप्त हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये थ्योरी किसकी थी? रदरफोर्ड की थी, न कि थॉमसन की। तो इसलिए आंसर आपका क्या आएगा? रदरफोर्ड मॉडल क्लू आएगा इसका। क्लियर? क्लियर है? फोर्थ पॉइंट देखिएगा, नोट करिए फोर्थ स्टेटमेंट ध्यान से। नोट कर लो, पहले नोट कर लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट है। ये कह रहा है ना, एन एटम हैज ए नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन ए थॉमसन मॉडल। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मास थॉमसन ने कहा था, रदरफोर्ड ने नहीं कहा था। रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम का टोटल मास उसके सेंट्रल पार्ट पे है, लेकिन थॉमसन ने कहा था मास का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब प्लस और नेगेटिव चार्ज उसके अंदर समान रूप से फैला हुआ होता है एटम के अंदर। क्लू देखो जरा, स्टेटमेंट देखो पहले। एन एटम हैज ए नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन इन ए बट हैज हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन, और क्लू दिया है थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। तो मेरे ख्याल से कंटिन्यूशन मास का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बताया था किसने? थॉमसन ने। थॉमसन ने तो ये कहा था कि एटम का टोटल मास समान रूप से उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये थॉमसन मॉडल था। तो यहां पर आएगा थॉमसन। क्या बेटा? एन एटम हैज ए नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन ए थॉमसन मॉडल बट हैज ए हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन
रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने कहा था क्या बेटा कि एटम का मास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होता, पूरे एटम का अधिकांश मास कहां पर होता है, उसके सेंट्रल पार्ट पर होता है, और उसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उस सेंट्रल पार्ट के चारों ओर क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ये तो रदरफोर्ड मॉडल था। जबकि थॉमसन ने यह कहा था कि प्लस और माइनस चार्ज समान रूप से एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो स्टेटमेंट आपको समझ आ गया होगा, मैं जहां तक समझता हूं। एन एटम हैज ए नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन ए थॉमसन मॉडल, यहां पर थॉमसन आएगा, बट हैज ए हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन रदरफोर्ड मॉडल, यहां पर रदरफोर्ड आएगा और यहां पर थॉमसन मॉडल आएगा। क्लियर हो गई? ऑप्शन आंसर देखो इधर इसका, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड मास वाज सजेस्टेड बाय थॉमसन। थॉमसन ने तो कंटिन्यूअस मास और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड 99% ऑफ द मास ऑफ एन एटम लाइज इन द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? फिफ्थ स्टेटमेंट देखिएगा, पांचवा स्टेटमेंट देखो, बड़ा काम का लिखा है बच्चों, बहुत ज्यादा काम का लिखा है, आप नोट करिए। बार बार थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल को मैं डिस्कस कर रहा हूं, केवल और केवल। थॉमसन मॉडल आपने सुना ही होगा और रदरफोर्ड मॉडल भी पढ़ा हुआ है आपने। द पॉजिटिवली स्टेटमेंट नोट करो, फिफ्थ वाला, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एटम possesses most of the mass in, एक दिया है रदरफोर्ड मॉडल और दूसरा दिया है बोथ द मॉडल। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possesses most of the mass, दोनों ही मॉडल में बोला था, रदरफोर्ड ने भी यही बोला था और थॉमसन ने भी यही बोला था बच्चों। क्या? द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possesses most of the mass in both the models। रदरफोर्ड ने और थॉमसन ने दोनों ने ही ये कहा था कि एटम का टोटल मास पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है उसका ही मास है। ये दोनों का स्टेटमेंट था, रदरफोर्ड का भी और थॉमसन का। नोट करो इसे, इस पॉइंट को। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम क्या बेटा, possesses most of the mass in थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल, दोनों ही मॉडल आएंगे इसमें। रदरफोर्ड मॉडल कह रहा है पहला, दूसरा कह रहा है बोथ द मॉडल्स, आंसर आएगा इसका बोथ द मॉडल्स। पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम हैज मोस्ट ऑफ इट्स मास इनसाइड इट इज सजेस्टेड बाय थॉमसन एंड रदरफोर्ड बोथ द साइंटिस्ट, मींस थॉमसन और रदरफोर्ड दोनों ने कहा था ये, इसलिए आंसर इसका क्लूज बोथ साइंटिस्ट आएगा, बोथ मॉडल आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए बच्चों, क्वेश्चन नोट कर लो पहले, तभी मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। नोट करिए पहले क्वेश्चन। सपोज यू आर गिवन ए चांस टू रिपीट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मान लो आपको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने का चांस मिले एंड यूजिंग ए थिन शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ गोल्ड फॉइल, और आपको गोल्ड फॉइल की जगह पर आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन की सॉलिड फॉइल यूज करो। और हाइड्रोजन सॉलिड फॉर्म में होता है बेटे, वेरी लो टेम्परेचर, नियर अबाउट 14 केल्विन टेम्परेचर पर हाइड्रोजन सॉलिड फॉर्म में होती है। व्हाट रिजल्ट्स डू यू एक्सपेक्ट? एक्सपेक्ट लिखना बच्चों गलत लिख दिया है, आप हो सकता है इंग्लिश मेरी कमजोर हो। एक्सपेक्ट लिखना, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप कि आपको रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले और आपसे कहा जाए कि गोल्ड फॉइल की जगह पर सॉलिड हाइड्रोजन फॉइल यूज करो, तो आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं?
आपका रिजल्ट क्या आने चाहिए, किस तरह के रिजल्ट आपके आएंगे। मतलब रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो गोल्ड फॉइल यूज की है, उसकी जगह पर आपको अगर ये मौका मिले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, और आपसे कहा जाए कि गोल्ड फॉइल की जगह पर सॉलिड हाइड्रोजन की फॉइल इस्तेमाल करिए, तो जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आई थे, तो आप हाइड्रोजन फॉइल अगर इस्तेमाल करें तो आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, कैसे रिजल्ट आने चाहिए, कैसे रिजल्ट आएंगे। तो उसका रिजल्ट आंसर देखिएगा जरा ध्यान से। मेरे ख्याल से हाइड्रोजन लाइटर मॉलिक्यूल है, हल्के मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन हल्का मॉलिक्यूल है ना, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव चार्ज कम होगा, एक प्रोटॉन ही होगा मेरे ख्याल से, और अल्फा पार्टिकल हैवी है, तो न्यूक्लियस हाइड्रोजन का जो होगा अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड ही नहीं कर पाएगा। नहीं तो साइज तो बता ही नहीं सकते आप इससे, क्योंकि स्कैटरिंग ही नहीं होगी। सॉल्यूशन देखो, रिजल्ट देखो, द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन प्रोटॉन। भाई गोल्ड फॉइल 79 एटॉमिक नंबर है उसका, तो गोल्ड फॉइल का, गोल्ड का जो एटम होगा उसके न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन होंगे। अगर गोल्ड फॉइल की जगह पर आपने इस्तेमाल की क्या, हाइड्रोजन फॉइल, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर केवल क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा। सो इट इज वेरी मच लाइटर पार्टिकल देन इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल। लाइटर, LIGHTER, लाइटर का मतलब हल्का। क्या बेटा, द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन प्रोटॉन, हाइड्रोजन एटम में केवल एक प्रोटॉन है। सो इट इज वेरी मच लाइटर देन इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल। जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर केवल एक प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन आने वाले अल्फा पार्टिकल से बहुत हल्का है, लाइटर है। सो अल्फा पार्टिकल ऑन कोलिजन विद प्रोटॉन, जैसे टकराएगा, कैन नॉट बी बाउंस्ड बैक एंड देयर वुड बी नो लार्ज एंगल स्कैटरिंग इन दिस केस। तो अल्फा पार्टिकल जाएगा, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसके जस्ट सामने जाएगा, तो उसका फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा ना, किसका, प्रोटॉन का, वो अल्फा पार्टिकल को क्या नहीं करेगा, रिबाउंड बैक नहीं करेगा। अल्फा पार्टिकल वापस नहीं आएगा, और न ही अल्फा पार्टिकल की लार्ज एंगल स्कैटरिंग होगी। सो वी कैन नॉट डिड्यूस एनी कंक्लूजन अबाउट हाइड्रोजन न्यूक्लियस फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। तो हाइड्रोजन की फॉइल, अगर सॉलिड हाइड्रोजन की फॉइल इस्तेमाल की जाए, तो हम उसके कोई भी रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत हैवी है, और हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में बहुत हल्का है। तो जब हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस के अंदर, और अल्फा पार्टिकल चला इधर से, कौन सा पार्टिकल चल रहा है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बहुत हैवी है, जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण ये इससे वापस नहीं निकल आएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन कम है, और ना ही इसकी क्या होगी, लार्ज एंगल स्कैटरिंग पॉसिबल, लार्ज एंगल स्कैटरिंग भी पॉसिबल नहीं है, और बैक स्कैटरिंग भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एटम के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते, कोई रिजल्ट, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। क्लियर है ये बात? फिर से समझ लो और नोट कर लो इस पॉइंट को। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये था मेरे बच्चे, सपोज यू आर गिवन ए चांस टू रिपीट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आपको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने का चांस मिले, और आपको कहा जाए कि क्या गोल्ड फॉइल की जगह पर सॉलिड हाइड्रोजन फॉइल इस्तेमाल कर लो, तो आप क्या रिजल्ट उसके एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके रिजल्ट क्या आने चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना मेरे बच्चा? रिजल्ट देखिएगा, द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन प्रोटॉन, सो इट इज वेरी मच लाइटर देन इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल, so alpha particle on collision with proton cannot be bounce back, rebound back, bounce back का मतलब वापस नहीं आएगा, and there would no large angle scattering, ना ही वहां पर large angle scattering होगी in this case, so we cannot deduce any conclusion about hydrogen nucleus from
दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से जब हाइड्रोजन फॉयल हम इस्तेमाल कर लें तो हम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते, कोई रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा वहां पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, वही अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। नोट कीजिए, फॉर स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एट लार्ज angles by the nucleus of an atom is only responsible। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या मेरे बच्चे? फॉर स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल एट लार्ज एंगल, अल्फा पार्टिकल का जो ज्यादा एंगल पर स्कैटरिंग होती है नहीं, उसके लिए केवल न्यूक्लियस ही रेस्पॉन्सिबल होता है। क्यों ये पूछा है? वाई द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज ओनली रेस्पॉन्सिबल। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में अल्फा पार्टिकल की लार्ज एंगल पर जो स्कैटरिंग होती है, लार्ज एंगल पर जो अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, उसके लिए न्यूक्लियस ही रेस्पॉन्सिबल क्यों है? क्वेश्चन ये है, फिर से समझ लो। फॉर स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल at large angles why the nucleus of an atom is only responsible। उसका न्यूक्लियस ही रेस्पॉन्सिबल क्यों है? क्वेश्चन ये है, कारण है उसका, क्योंकि एटम का पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव चार्ज उसके सेंट्रल पार्ट पर होता है, न्यूक्लियस पर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज, और जबकि उतने ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज एटम में चारों तरफ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल नहीं होते अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग के लिए, केवल रेस्पॉन्सिबल होगा कौन? उसका पॉजिटिव चार्ज जो कहां पर है? उसके न्यूक्लियस पर है। यही बात मैंने लिखी है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज वेरी लाइट पार्टिकल, बहुत हल्के पार्टिकल हैं, सो इट कैन नॉट स्कैटर्ड हैवी अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड नहीं कर सकते। एज होल ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ओनली एंड it is positively charged also, so only nucleus is responsible to deflect alpha particle। क्लियर है ये बात? क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आपको कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में, एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल की लार्ज एंगल स्कैटरिंग जो होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल केवल न्यूक्लियस ही क्यों होता है? क्वेश्चन ये है। इसलिए क्योंकि एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज कहां पर है? सेंट्रल पार्ट पर है। टोटल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और मास उसके सेंट्रल पार्ट पर है, जबकि लाइटर चार्ज पार्टिकल कौन से? इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो बहुत हल्के होने की वजह से अल्फा पार्टिकल बहुत हैवी है, उनको स्कैटर्ड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास उसका न्यूक्लियस पर है। तो पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि न्यूक्लियस हैवी है बजाय किसके? इलेक्ट्रॉनों के। यही बात मैंने लिखी है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज वेरी लाइट पार्टिकल। जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रही होती हैं वो हल्के पार्टिकल हैं। सो इट कैन नॉट स्कैटर हैवी अल्फा पार्टिकल। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल, हैवी अल्फा पार्टिकल को स्कैटर नहीं कर सकते। एज होल ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेट इनसाइड द न्यूक्लियस ओनली एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज ऑल्सो। न्यूक्लियस, टोटल मास न्यूक्लियस पर है, हैवी हो गया, और क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज हैवी है, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कंपैरिजन में हल्का है, तो न्यूक्लियस उसको क्या? स्कैटर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। सो ओनली न्यूक्लियस इज रेस्पॉन्सिबल टू डिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे बच्चे? ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, रिजल्ट भी नोट कर लिया होगा। नोट कर लो आप इसको। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, लेकिन इनको नोट कर लें आप, इन्हें काम की चीज है बच्चों। ये एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिएगा, बहुत सिंपल सा है। नोट कीजिए मेरे बच्चे। व्हाट शुड बी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम सो दैट 3 लाइन्स आर ऑब्टेन्ड इन इट्स स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन कह रहा है क्या बेटा? व्हाट शुड बी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ग्राउंड स्टेट।
ग्राउंड स्टेट पर कम से कम कितनी एनर्जी दें, किसको, इलेक्ट्रॉन को, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम सो दैट 3 लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन इट्स स्पेक्ट्रम, जिससे इसके स्पेक्ट्रम में कितनी लाइंस मिले, 3। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए रिलेशन है मेरे बच्चे मिशन स्पेक्ट्रम में n(n-1/2), नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 3 बता रही हो आप, तो n की वैल्यू निकाल लो, तो n(n-1/2), 2 को इधर ले लो, अरे 2 को इधर ले लो, अरे मेरे बच्चे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 3 बता रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट पता कर लो, 3 = n(n-1/2), 2 को इधर लो, 6 हो गया, तो यहां पर आ जाएगा 6, जरा चेक कर लो, n(n-1/2) = 3, 2 को उधर लो, n(n-1) = 6, n² - n = 6, ठीक है ना, n² - n - 6 = 0। ऑर्बिट का नंबर माइनस में तो आ नहीं सकता, प्लस में ही आएगा, इसके फैक्टर कर लो, 3 और 2, n² - 3n + 2n - 6 = 0, n कॉमन ले लो, n - 3, ठीक है ना, यहां से +2 कॉमन लो, n - 3 = 0, एक रिजल्ट तो आएगा n = 3 और एक रिजल्ट आएगा n = -2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट माइनस में तो होंगी नहीं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट n की वैल्यू 3 आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई, ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 आ गया, तो मिनिमम एनर्जी कितनी देनी होगी पहले ये पता करो, तो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में पहुंचाना है, तो ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी कितनी है, ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम में, और तीसरी ऑर्बिट फर्स्ट सेकंड थर्ड n = 3, ठीक है, तो 9 से डिवाइड कर दो इसे, तो E3 = आएगा -9 से डिवाइड करेंगे तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, तो एनर्जी कितनी देनी होगी यहां से यहां पहुंचाने के लिए, तो दिस माइनस दिस, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को सेकंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी पूछ रहा है वो, ठीक है ना, बोलो मेरे बच्चे, तो इस एनर्जी में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 12.75 आएगी मेरे ख्याल से, चेक कर लो। सो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी में से ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, 12.75 नहीं 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी बच्चों, ठीक है ना। अरे मेरे बच्चे, फर्स्ट ऑर्बिट पर ग्राउंड स्टेट ये रही, फर्स्ट एक्साइटेड सेकंड एक्साइटेड, पहली ऑर्बिट दूसरी ऑर्बिट तीसरी ऑर्बिट, यहाँ पर एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थर्ड ऑर्बिट होगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एटम में इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी होगी, डेल्टा E = दिस माइनस दिस, -1.51 में से सब्ट्रैक्ट कर दो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो रिजल्ट आएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है ना। तो इतनी एनर्जी दे दो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा, थर्ड ऑर्बिट में पहुंचेगा, थर्ड ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करेगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 3 आएंगी बच्चों। ये क्वेश्चन मैं जहां तक समझता हूं समझ आ गया होगा, क्वेश्चन नोट कर लो आप इसे, क्वेश्चन नोट कर लो, काम का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लिया मेरे बच्चे, क्वेश्चन का रिजल्ट नोट कर लो। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इमिशन स्पेक्ट्रम n(n-1/2), नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बता रहा है वो, 3 बता रहा है, 3 लाइंस, 3 = n(n-1/2), इसमें से n को सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 3 आई। फॉर दिस एनर्जी स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -13.6/3 का स्क्वायर, इतनी आ जाएगी थर्ड ऑर्बिट में। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6, तो ग्राउंड स्टेट से यहां तक पहुंचाने के लिए गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो दिस माइनस दिस, ये कर दिया मैंने, ठीक है, इतनी एनर्जी देनी होगी आपको, ठीक है ना मेरे बच्चे। ये एग्जाम्पल्स मैंने बच्चों आज आपको डिस्कस कराए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स अभी और हम डिस्कस कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें और ये एग्जाम्पल्स 1-2 बार आप खुद से सॉल्व करके देखें, क्वेश्चन लिख लें, नोट कर लें और उनको खुद से
सॉल्व करके देखें। ठीक है ना। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है मेरे बच्चे, इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार देखो बच्चों।